Hello students, good morning to all of you. This is Chavila here. Welcome to my channel Evirat Study Center. जैसे कि हम क्लास 10th की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ये हम डिस्कस कर रहे थे। इसको हम एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़े हैं और उस पैराग्राफ से कौन से पैराग्राफ से कैसा क्वेश्चंस आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को मैं समझा दिया हूँ। तो इस वीडियो में हम जानेंगे उसका नेक्स्ट पार्ट, जो कुछ बच गया था उसको इस वीडियो में हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम रिवोल्यूशनरीज तक पढ़े थे, हम यहाँ से शुरू करेंगे द एज ऑफ रिवोल्यूशंस 1830 1848। थोड़ा रिकल कीजिए हम क्या क्या पढ़े थे, जस्ट आप लोगों को रिकल कर दे रहा हूँ। फ्रेंच रिवोल्यूशन पढ़े हम, नेक्स्ट जो नेशनलिज्म जो यूरोप में स्प्रेड हुआ था वो हम पढ़े हैं। उसके बाद हम पढ़े हैं नेपोलियन की बात पढ़े हैं, उसके बाद हम पढ़ लिए हैं लिबरलिज्म, उसके बाद हम पढ़े हैं कंजर्वेटिज्म। तो इस वीडियो में ऐसा एक रिवोल्यूशन पढ़ेंगे और उस रिवोल्यूशन के बाद कैसे कंट्री जो मेजर कंट्री है उभर कर आया था, नेशन स्टेट बना था, उसको हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि फर्स्ट आता है द एज ऑफ रिवोल्यूशंस। इस टाइमलाइन के दौरान रिवोल्यूशन हुआ था, उसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए कैसे समझते हैं। यहाँ पर आप लोगों को मैं एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन आपको समझा दूंगा, बेहतरीन एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा जो कि आपको कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ 3 आइडियोलॉजी आपको याद रखना है। कौन कौन से आइडियोलॉजी याद रखना है? एक होता है कंजर्वेटिज्म, दूसरा होता है लिबरलिज्म, तीसरा होता है नेशनलिज्म। ये तीनों मिलकर ना यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशंस बनाने के लिए सोचे थे, सब लोग लग पड़े थे, लेकिन कोई भी अच्छे तरह से सरकार बना नहीं पाया, कोई भी कर नहीं पाया। तो इसके लिए जैसे कि ये लोग रिवोल्यूशन किए थे, आप जो इटालियन रीजन में, जर्मन रीजन में, ऑटोमन एम्पायर जो आपके ग्रीक में रूल करता था वहाँ भी गए थे, आयरलैंड में भी गए थे, पोलैंड में भी गए थे, ये सभी जगह हर जगह घूमे, प्रेतात्मा जैसे घूमने लगे, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। तो इसीलिए ये लोग कुछ आइडिया बनाए, भाई हम चलो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म जो आइडिया है इसको मर्ज कर देते हैं और हम बोलते हैं हमने अपने आप को लिबरल नेशनलिस्ट। ये लोग क्या किए, ये बिलोंग्स करते थे कहाँ कहाँ के लोग, ये एजुकेटेड मिडिल क्लास थे भाई, ये प्रोफेसर थे, स्कूल के टीचर्स थे, हाई फाई क्लास के लोग थे। ये लोग हाई फाई इस मिडिल क्लास के लोग, ये लोग ट्रैक। चलिए इन लोगों का बात कैसे होता है देखते हैं। और ये लोग पहले रिवोल्यूशन करते हैं फ्रांस में, फ्रांस के ये लोग हैं, और जुलाई में करते हैं 1833 में, सॉरी 1830 में स्टार्टिंग में ये करते हैं। और इसी जुलाई रिवोल्यूशन को आपको यहाँ पर याद रखना है, आपको क्या करना है, याद रखना है जुलाई रिवोल्यूशन कहा जाता है। तो ये जो मैं पॉइंट आपको बोलूँगा ना ये आपको याद रखना है भाई। ठीक है, देखिए चलिए देखिए, तो यहाँ पर जो ट्रिटी ऑफ वियना में बॉर्बन किंग को, बॉर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया गया था, कंजर्वेटिज्म लोग किए थे कि नहीं? तो ये लोग जब रिस्टोर किए थे आफ्टर 1850 में, इसको क्या बनाया गया, इसको पहले हटाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रखा गया और वो राजा को एज ए जस्ट राजा, बस राजा के लिए रखा गया और उसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसका नाम दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो ये कहाँ हुआ था? फ्रांस, सिर्फ और सिर्फ फ्रांस में हुआ था। तो ये चीज को देखकर बाकी सब जो कंट्री है ये पूरा होशियार हो गए। ठीक है, और बोलने लगे अरे भाई फ्रांस तो इंडिपेंडेंट हो गया, हम क्यों नहीं हो पाएंगे? ठीक है, तो इसीलिए एक चीज एक आदमी ने बोला था, ये आपको याद रखना है, मेटरनिच ने क्या बोला था? मेटरनिच ने बोला व्हेन फ्रांस निजेस, जब फ्रांस छींक देता है तो द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस
कोल्ड। जितने सारे यूरोप के लोग हैं, यूरोप की कंट्री है, वो क्या हो जाते हैं, ठंड में पड़ जाते हैं। जस्ट बोलने की बात है। इसका मतलब फ्रांस जब इंडिपेंडेंट हो गया तो बाकी सब लोग इससे सीख गए, और इसी को ही हम रिवोल्यूशन करते हैं, जुलाई रिवोल्यूशन। और पहले ये जो रिवोल्यूशन हुआ था ना, पहले इंडिपेंडेंट हम का बात करेंगे तो ये उसको देखकर, फ्रांस को देखकर, बेल्जियम याद करो, बेल्जियम याद करो। बेल्जियम कहाँ है भाई, नेदरलैंड के पास है, लक्समबर्ग के पास है कि नहीं, है ना। ठीक है, तो ये बेल्जियम, ये जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड से क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको देखकर पास में आपका एक कंट्री था जो कि हम बोलते हैं ग्रीक। तो ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस पूछता है। देखिए, ये क्वेश्चन आपको पूछता है, ये तो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, हाउ डिड ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग। कैसे ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस एक नेशनलिस्ट फीलिंग को मोबिलाइजिंग किया था, इंस्पायर किया था, ये कैसे उभर कर आया था एमंग द एजुकेटेड अक्रॉस द यूरोप में कैसे आया था। इसको आप लोग भाई एक्सप्लेन करो, ये मेरे स्टूडेंट, इसको एक्सप्लेन करो। ये बोलता है क्वेश्चंस आप लोगों को। ठीक है, तो ये क्या भाई है, आप समझ जाएंगे तो ऑब्वियसली कर पाएंगे, डोंट वरीड। ठीक है कि नहीं, है कि नहीं। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जाता है। और ग्रीस में पहले लिखना है आपको एक पॉइंट, ग्रीस में पहले ऑटोमन एम्पायर रूल करता था, सिंस 15 सेंचुरी से ये रूल करता था। और ये जो है ग्रीक को निकालने के लिए एक रिवॉल्यूशन हुआ वहाँ पे 1821 में। ठीक है, और ओके, इंडिपेंडेंस अमंग्स द ग्रीक हुई बिगन 1821। ठीक है, ये मैंने कहा। ठीक, और जो नेशनलिस्ट थे ग्रीस में, ये कहाँ कहाँ से सपोर्ट पाए थे, जो ग्रीक में एग्जाइल में लोग रहते थे और वेस्टर्न यूरोप के लोग यहाँ पर आए थे, उनसे इंस्पायर हुए थे। वेस्टर्न यूरोप बोलेंगे तो हम बेसिकली फ्रांस के लोग हैं, आपका ग्रेट ब्रिटेन के लोग, इटली के लोग। यहाँ ग्रेट ब्रिटेन है, यहाँ फ्रांस है, यहाँ आपका इटली है कि नहीं। तो ये चीज़ जो आपको याद रखना है। इसके साथ साथ एंशियंट ग्रीक कल्चर भी यहाँ उभर कर आया था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट चीज़ बात करेंगे, पोएट हो गया, आर्टिस्ट हो गया, ये लोग क्या कविता लिख लिख कर, पिक्चर बना बना कर ना, ये लोग लोगों को इंस्पायर करते थे ग्रीक में। ठीक है कि नहीं, समझे कि नहीं बात को। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जो ऑटोमन एम्पायर था, ये कौन से कास्ट के था, कौन से इथनिकल था, मुस्लिम लोग थे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इंग्लिश पोएट यहाँ पर नाम आपको याद रखना है, लॉर्ड बैरन। इसका शॉर्ट ट्रिक मैं लाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक मैं लाऊंगा, कैसे आप याद रखेंगे मैं लाऊंगा, जस्ट आपको ये कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, और ये 1824 में इसको, ये तो वार फाइट किए थे, ठीक है, जीतने के लिए, इंडिपेंडेंट दिलाने के लिए, लेकिन ये लोग, इनका जो फीवर में मर जाते हैं ये। ठीक है, फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होता है 1832 में। इसको ग्रीस को एक डिक्लेयर किया जाता है कि ग्रीस एज ए इंडिपेंडेंट नेशन। तो ये यहाँ से ना, ये आपको याद रखना है, ये चीज़ जो बताया मैंने। ठीक है कि नहीं, समझे कि नहीं। ओके, तो नेक्स्ट हम जाते हैं भाई, ये जो थ्री कंट्री, फ्रांस, बेल्जियम एंड आपका ग्रीस, ये इंडिपेंडेंट हो गया। उसके बाद क्या होता है, देखिए, उसके बाद आता है रोमांटिक इमेजिनेशन और नेशनल फीलिंग। रोमांटिक इमेजिनेशन मतलब प्यार की बात आएगा, अभी सेंटिमेंट की बात आएगा, लव की बात आएगा, लोगों को एक इमोशनली कनेक्टेड की बात आएगा। उसको समझिए कैसे ये पैदा हुआ। देखिए, सिर्फ डेवलप, अगर नेशनलिज्म को डेवलप करना है ना, हमें नेशनलिज्म की फीलिंग्स को डेवलप करना है ना, सिर्फ हम लड़ाई करेंगे, वार करेंगे, टेरिटोरी एनेक्स करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, टेरिटोरी को बढ़ाएंगे, अपने एरिया बढ़ाएंगे तो नहीं होगा भाई, ये नहीं होगा मेरे भाई, ये नहीं होगा। ये सिर्फ ये वही कारण नहीं है, ये कल्चर, रोमांटिक इमेजिनेशन, आपके आ जाता है सेंटिमेंट, इमोशन, ये सब चीज़ आ जाता है। म्यूजिक, स्टोरी, म्यूजिक है यहाँ पर, पोइट्री, ये सब आ जाता है। लैंग्वेज की सॉन्ग्स हो गया, हाइम्स हो गया, ये आ जाता है। ठीक है, ये फीलिंग जहाँ आता है ना, वहाँ रिवोल्यूशन जो है ना बहुत बड़ी संख्या में आ जाता है।
जैसे कि हम यहाँ बात करें, महात्मा गांधी गए थे, ये तो पढ़ेंगे फिर लास्ट में, जस्ट आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका गए थे ना, तो वहाँ के इंडियन लोगों की जब उन लोगों को देखे, जिस अत्याचार जो करते थे साउथ अफ्रीका के लोग, वाइट पीपल, महात्मा गांधी रोने लगे कि आज से मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि साउथ अफ्रीका के जो इंडियन पीपल है, इसको मैं आज़ादी दिला कर रहूँगा। तो दिला कर रहे, दिलाए भी। तो ये जो होता है ना, ये सेंटिमेंट होता है मेरे भाई, ये होता है फीलिंग्स, रोमांटिक इमेजिनेशन, लोगों को प्यार बांटना, अपने लैंग्वेज में प्यार बांटना, अपने सॉन्ग्स में प्यार बांटना। हम ये हमारा देशभक्ति जो सॉन्ग्स है हमारे, जो सुन लेना खून खोल उठता है मेरे भाई, है कि नहीं? ठीक। तो ये सब चीज़ हुआ था वहाँ पे। तो ये देखिए, लेट अस लुक एट रोमांटिसिज्म्स कल्चरल मोमेंट, इसको हम एक कल्चरल मोमेंट, कल्चर हमारी संस्कृति, ये सब चीज़ आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे। ये डेवलप कौन किया था भाई? हाँ, ये मैंने कहा था नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। और ये आर्टिस्ट जन्म लिए, पोएट भी हुए, ठीक है। और क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन ऑफ साइंस, मतलब जो उस टाइम में क्या जो वार करना है, टेक्नोलॉजी की, ये साइंस की बात जब करते थे ना, तो ये चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, इसको क्रिटिसाइज किए। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम लड़ाई झगड़ा करेंगे नहीं, हम जस्ट इमोशन करेंगे लोगों को। जैसे यहाँ दिखा हुआ है, लोगों को इमोशन करना है इंट्यूशन। इंट्यूशन इसका मतलब किसी के बात को हम मान जाना। ठीक है, तो ये इमोशन को पकड़ लेना, हमें लोगों की बात को मानना है, माइस्टिकल फीलिंग है, स्पिरिट, लोगों को मतलब अटैचमेंट करना, इमोशनली अटैचमेंट करना, ये पकड़ लो, ऑब्वियसली हो जाएगा ये सब चीज़ है। सेंस, क्रिएट ए सेंस, शेयर कलेक्टिव हेरिटेज। हेरिटेज हमारे जो कल्चर होता है, हमारे जो संस्कृति होता है, पूर्व पुरुष से चलते आ रहा है, वो चीज़ को बात करता है, कल्चरल मोमेंट, ये सब चीज़ को पकड़ के हम क्या करेंगे, लोगों को इमोशन करेंगे। फ्रांस के जो लोग हैं, फ्रेंच लैंग्वेज स्पीकिंग करने वाले लोग, उनके कल्चर जो अडोप्ट करने वाले लोग बहुत है, तो उनको बोला जाएगा कि फ्रांस, अच्छा फ्रांस तो ऑलरेडी हो गया था, सॉरी, जर्मन की बात करेंगे, इटली की बात करेंगे, जो भी आप ले लीजिए, पोलैंड की बात कर लीजिए। वहाँ रशिया, वहाँ एम्पायर था और रशियन एम्पायर रह गया अभी। तो ये चीज़ क्या है, आप लोगों को उस लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज के सॉन्ग्स में पकड़ो। जैसे कि आप लोग मान लीजिए अमेरिका में रह रहे हैं, तो अमेरिका में आप रह रहे हैं, तो वहाँ कोई हिंदी सॉन्ग्स बज गया या हमारे देशभक्ति की कोई सॉन्ग्स बज गया, तो आप इमोशन होंगे कि नहीं, सोचिए होंगे कि नहीं। सिंपल सी बात, ऐसे पकड़ लिया जाता है। और उसके साथ साथ और भी एक थे जिसका नाम हमें लिखना है, जो रोमांटिस्ट जो थे, जर्मन फिलोसोफर, जर्मन के एक फिलोसोफर, जोहन गोटरफ्रीड हार्टर। ठीक है, गोटफ्रेड हार्टर, ये भी काम किए थे। जैसे ये क्या किए थे, ये आपको कल्चरल मूवमेंट किए थे। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको आ जाता है, ये नाम, ये क्वेश्चन आ जाता है, दास भोल को कॉमन पीपुल बोले थे। ये क्या बोला था, ये कॉमन पीपुल, जहाँ जिस एरिया में जो कॉमन पीपुल होते हैं ना, उसको पकड़ लो, उनको ज़्यादा नॉलेज होगा। वो ज्ञानी नहीं हो सकते, कोई दिक्कत नहीं, वो एजुकेटेड नहीं है, शिक्षित नहीं है, लेकिन वो अपने एरिया के बारे में ना वो ज़्यादा जानते होंगे, उसको पकड़ लो। और उसके बाद बोलते हैं स्पिरिट ऑफ द नेशन, किसको बोला था, फोल्क गेस्ट को, इसको बोला था स्पिरिट ऑफ द नेशन। नेशन की कौन स्पिरिट कौन है, मतलब जो नेशन के सबसे इम्पोर्टेंट लोग कौन है, उसको पकड़ो। वो नेशन के बारे में कौन जानता है ज़्यादा, वही। सो ये कलेक्टिव एंड रिकॉर्डिंग दिस फॉर्म ऑफ कल्चर, ये कल्चर को हैं आप लोग मतलब कलेक्ट करो, इसको, ये रिकॉर्ड को पहले आप ना आइडेंटिफाई करो, खोजो, इसको ढूंढो, तब जाके आपको मिलेगा एक नेशन स्टेट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दिस एम्बाजी ना वर्निकुलर लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं। लोकल folklore was not just to recover ancient national spirit but also to carry the modern national message a large audience। ऑब्वियसली देखिए, हम जितना भी हम मॉडर्न हो जाए, हमारे कल्चर, संस्कृति, जो हेरिटेज हमारे हैं ना, उसको हम कभी नहीं भूलेंगे। भूलेंगे क्या आप लोग, भूलेंगे नहीं, जितना भी मॉडर्न हो जाए, वही बात कर रहे हैं। और जो इलिटरेट होते हैं ना, जो इलिटरेट यहाँ पर लिखा हुआ है, बट ऑल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू लार्ज ऑडियंस हु वेर मोस्ट इलिटरेट, मतलब वो ज़्यादा, उनको पास ज़्यादा नॉलेज होगा, वो उसके बारे में ना वो ज़्यादा जानते होंगे, उसको पकड़ लो जो इलिटरेट है। उसको तो एजुकेटेड नहीं हो सकेंगे, मान रहे ना, वो एजुकेटेड नहीं है, वो शिक्षित नहीं है, लेकिन वो उसके बारे में ज़्यादा जानते होंगे। और जैसे कि एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया गया है, पोलैंड। पोलैंड के जो लोग नेटिव लोग थे, पोलैंड के ही लोग जो थे, वो पोलिश लैंग्वेज बोलते थे।
तो वहाँ क्या है, बहुत सारे ग्रेट पावर यहाँ पोलैंड को अटैक कर देते। जैसे कि आप देखेंगे प्रूसिया के ऊपर पोलैंड है, ठीक है कि नहीं, वो थोड़ा सा आप जर्मनी के ऊपर वहाँ देखेंगे तो पोलैंड है। तो ग्रेट पावर जैसे कि आप रशिया हो गया, प्रूसिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ये तीन लोगों ना सिर्फ किसको अटैक कर रहे हैं ना, पोलैंड को अटैक कर रहे हैं, पोलैंड को, ठीक है। तो पोलैंड को अटैक कर रहे हैं। तो पोलैंड को अटैक करने के बाद यहाँ पर ये लोग यहाँ पर जैसे ट्रीटी ऑफ वियना में हुआ था ना, तो ठीक वैसे यहाँ पर ट्रीटी ऑफ वियना में जो पोलैंड को किसको दिया गया था, रशिया को दिया गया था। आप देखेंगे तो रशिया को ही दिया गया था। तो यहाँ पर क्या होता है देखिए, तो पोलैंड के जो लोग हैं, ठीक है, ये बेसिकली क्या चाहते हैं, नो लॉन्गर एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट टेरिटरी, नेशनल फीलिंग वर केप्ट अलाइव इन म्यूजिक एंड लैंग्वेज। देखिए यहाँ बोल रहा है कि इवन नो लॉन्गर एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट टेरिटरी। हाँ, नो लॉन्गर एग्जिस्ट मतलब उनके इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं बचा, उनके नेशनल फीलिंग्स नहीं था, हैं वहाँ भी मतलब ऐसे कोई नेशन स्टेट नहीं बना था। तो इस ये फीलिंग्स को देखिए, अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज, तो इसको कैसे हम ये कर सकते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि म्यूजिक से, सॉन्ग से क्या करना है, हमें लोगों को इकट्ठा करना है। तो उस तरह पहले नहीं था, इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं था, नेशनल फीलिंग्स वहाँ पे नहीं था, ठीक है। तो उसको हम कैसे लाएंगे, तो उसको हम म्यूजिक की तरीके से, उन लैंग्वेज को हम उन उसकी लैंग्वेज को हम रेस्पेक्ट करेंगे तब जगह होगा ना। तो इसको करने के लिए कारोल कुरपिंस्की आया था, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। वो क्या गया था, वो सेलिब्रेट किया था उसी जगह पर। क्या किया था उसने, ओपेरा में काम कर किया था, म्यूजिक बनाया था, डांस किया था उसी लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज, पोलैंड की लैंग्वेज में। तो लोग इसको सपोर्ट किए थे कि नहीं, ऑब्वियसली सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये जो लैंग्वेज टू प्ले एन इम्पोर्टेंट, यहाँ पर बोल ये किए थे। लेकिन यहाँ पर आता है कि लैंग्वेज टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनल सेंटिमेंट। मतलब लैंग्वेज भी एक चीज़, ऐसा चीज़ है जो कि इस सेंटिमेंट को बजाय रखता है। जैसे कि हम पढ़े हैं सिन्हाला में, श्रीलंका में सिन्हाला डोमिनेंट वाले लोग थे, हैं। उसके बाद आ जाते हैं श्रीलंका तमिल एंड इंडियन तमिल, ये लोग भी उनके नेटिव लोग हैं, क्योंकि वो लैंग्वेज अलग हो सकता है लेकिन वो तमिल लोग भी थे ना। तो इन लोगों का क्या है, इन लोग भी रिवोल्यूशन किए थे। ठीक वैसे यहाँ पर देखिए, रूसिया तो वहाँ काम कर रहा था, पोलिश लैंग्वेज जो पोलैंड में था उसको रेस्पेक्ट नहीं देता था। समझ रहे कि नहीं बात को। देखिए पोलैंड में रूल कौन अभी कर रहा है, रशिया रशिया कर रहा है रूल। तो रशिया के जो लोग हैं पोलिश लैंग्वेज को उतना इम्पोर्टेंट नहीं देते थे, ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं देते, और वो पोलिश लैंग्वेज को हटाकर रशियन लैंग्वेज रखे थे, ठीक है। और 1831 में एक इंसिडेंट आता है, एक आर्म रिविलियन होता है रशियन एम्पायर के अगेंस्ट, ठीक है। रशियन एम्पायर के अगेंस्ट एक आर्म रिवोल्यूशन होता है। वो ये कौन करता है, पोलैंड वाले लोग, पोलिश लैंग्वेज जो बोलते वाले लोग। लेकिन फाइनली क्योंकि ये रशिया जो है वो पावरफुल एम्पायर था, तो इसको क्या कर दिया गया, रशिया डोमिनेट कर दिया पोलैंड के लोग को, ठीक है। अब पोलैंड में, ठीक है कि नहीं, समझिए कि नहीं बात को, ठीक है। और यहाँ पर बहुत बात कर रहा है कि पुलिस वाज यूज टू चर्च गैदरिंग एंड ऑल रिलीजन इंस्टीट्यूशन एज इट इज अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट बाइशॉप्स वर पुट इन जेल। तो यहाँ जितने सारे लोग यहाँ पर रशियन रिवोल्यूशन के सॉरी रशिया के अगेंस्ट गए थे, प्रीस्ट हो गया आपका, बिशप हो गया, इन सभी लोगों को, बहुत सारे लोगों को भी यहाँ पर जेल में रखा गया, और कुछ लोगों को साइबेरिया में भेज दिया गया रशियन अथॉरिटी के द्वारा। इसको वही पनिशमेंट मिला। तो ये बात क्या कर रहा है, पोलैंड की लोग, वो नेटिव लोग हैं, वो पोलिश लैंग्वेज बोलते हैं, उस लैंग्वेज को रशियन एम्पायर इसको डोमिनेट करता था और वहाँ से हटा दिया, ये बात करता है। और नेक्स्ट क्या है, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। ये ऐसा चीज़ है, ये अभी रिवोल्ट हो रहा है। फिर आ जाता है भूखमरी, लोग भूखे मर रहे हैं, प्राइस बढ़ रहा है, ये आ जाता है। इसको हम पढ़ेंगे। देखिए ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप आ जाता है यूरोप में, मतलब खाने पीने में पैसे की बात यहाँ पर ना, बहुत मतलब गरीब हो जाते हैं यहाँ पर लोग, ठीक है। पॉपुलेशन तो बढ़ गया,
लेकिन यहाँ पर लोग जॉब नहीं पा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं थे, गरीब थे, पैसा इनकम नहीं होता था। और पैसा इनकम नहीं होने से पॉपुलेशन इंक्रीज के वजह से रूरल के एरिया के जो लोग सिटी में आने लगे, सिटी में रहने लगे। तो सिटी में ज़्यादा रहेंगे तो लोग स्लम्स ओवरक्राउड होगा, और जो ये हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, स्मॉल प्रोडक्शन जो प्रोड्यूसर जो थे, प्रोड्यूसर्स टाउन में, उन लोगों को क्या फेस करना पड़ा, जो इंग्लैंड ने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन किया था, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में वो क्या किया, मशीन है तो मशीन है तो चीप मशीन बनाना, चीप मतलब मैन्युफैक्चरिंग, चीप चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करता था और पैसे कम दाम में भेज देता था, बेचता था। तो ये जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे, इन लोगों के पास जो हैंडमेड चीज़ था, ठीक है, तो ये लोग उतना डेवलपमेंट नहीं, मतलब बेच नहीं पाते थे, तो इन लोगों को वही दिक्कत आ गया फिर। समझे कि नहीं बात को, ठीक है। और ये इतना सारा चीज़ होने के बाद ये बेसिकली किस किस चीज़ में होता था ना, टेक्सटाइल प्रोडक्शन में होता था, कपड़े बुनने में, कपड़े बनाने की चीज़ में ये होता था, ठीक है। और क्या बात कर रहा है यहाँ पर देखिए, इन दोज रीजन ऑफ यूरोपियन वेयर अरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉय। देखिए इतना सब कुछ होने के बाद लोग भूखमरी में मर रहे हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, तो ये सब चीज़ जो है वो अरिस्टोक्रेसी को कुछ भनक तक नहीं लग रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये स्टिल एंजॉय, पावर को एंजॉय कर रहा है, पिजन लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके कारण क्या करेंगे देखिए, प्राइस जो वो राइज हो रहा है, फूड की प्राइस, लोग भूखे मर रहे हैं, हार्वेस्ट नहीं हो रहा है, एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, सब लोग वार में लड़ रहे हैं, स्टिल जो मोनार्की है अरिस्टोक्रेसी एंजॉय कर रहा है। तो इसके कारण हाँ उस और क्या हुआ, इन दिस ईयर 1840 वाज सच ईयर, फूड शॉर्टेज भी देखने को मिला, अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिला। तो इसके कारण लुइस फिलिप को फोर्सफुली वो फ्ली करना पड़ा, मतलब निकलना पड़ा उसको, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ था उस एरिया में जहाँ फूड शॉर्टेज हो रहा था यूरोप में। तो लुइस फिलिप्स को निकाल दिया गया और एक नेशनल असेंबली बनाया गया, रिपब्लिक बनाया गया, ओके। और वहाँ बोला गया ग्रांटेड सफ्रेज टू ऑल एडल्ट मेल्स 21 एबव। तो यहाँ पर बोला गया कि देखिए इतना सब कुछ हो रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है फूड की, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, आप ऐसे ही एंजॉय कर रहे हैं। तो लोग पूरा भड़क गए और उसको निकाल दिए। निकालने के बाद, लुइस फिलिप्स को निकालने के बाद यहाँ पर नेशनल असेंबली बनाते हैं और रिपब्लिक बनाते हैं, और उसमें जो 21 से अबव होते हैं उसको वोट देने के अधिकार देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंसिडेंट दिया है, देखिए सिलिशिया में, ठीक है, वर्कर की एक इंसिडेंट दिया है। क्या दिया है, एक विलेज था, इन द विलेज इतने सारे लोग रहते हैं, कॉटन वेविंग एरिया है, जैसे कि टेक्सटाइल एरिया, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, द मैसरी वर्कर इज एक्सट्रीम, बहुत सारे लोग वर्कर थे वहाँ पे, जॉब ढूंढ रहे थे, ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर इंसिडेंट देता है, देखिए, हाँ, तो वहाँ बात कर रहे थे, जॉब जो है वो उनके जो वर्कर थे, बहुत सारे वर्कर थे, जॉब ले लिया गया, मतलब उसको हटाया गया कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, और प्राइस जो है वो रिड्यूस कर दिया गया। कुछ लोगों को, वर्कर जो है बहुत सारे थे ना, कुछ को निकाल दिया गया और कुछ के जो थे, कुछ की प्राइस को घटा दिया गया, ठीक है। तो ये इंसिडेंट दिया है, देखिए 2 PM में, 4 जून में, 4 जून के 2 PM में, यहाँ बहुत सारे लोग, वेवर लोग, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टर के घर के पास चले जाते हैं, डिमांड करते हैं कि हमें ज़्यादा पैसा चाहिए, ठीक है। और देवर, मतलब ऐसे वो कॉन्ट्रैक्टर क्या कर, मतलब सुनता नहीं था। तो जब सुनता नहीं था तो लोग क्या किए, बहुत सारे लोग वहाँ हाउस में घुस गए और फर्नीचर को, सभी चीज़ को, विंडो को सब तोड़ दिए। तोड़ने के बाद वो कॉन्ट्रैक्टर क्या चला गया, पहले से चला गया था, वो था नहीं, तो वो ही रिटर्न 24 आवर के बाद आता है और
इन द एक्शन फॉर 11 वेल शूट। तो यहाँ पर उनको क्या करता है, पुलिस के साथ आता है, आर्मी के साथ आता है, लोगों को मार देगा, 24 लोगों को शूट कर, सॉरी 11 लोगों को शूट कर देता है। ठीक है, तो ये इंसिडेंट है, इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, आपको ये ध्यान में रखना। देखिए क्वेश्चन आता है, वाई इन द ईयर 1848 आफ्टर 1848 autocrat of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1850। इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये टोटल आपको ये सब चीज़ आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट होता है 1848 में एक, मैं बोल रहा लिबरलिज्म को जो बिलीव करने वाले वो रिवोल्ट करते हैं। देखिए कैसे करते हैं ये हम देखेंगे अभी। देखिए मतलब ये जो पुअर लोग, ये एक्चुअली ना हम बात करेंगे तो यहाँ पर रिवोल्ट होता है पुअर लोगों की। कैसे होता है, पिजन लोग यहाँ पर रिवोल्ट करते हैं, अनएम्प्लॉय लोग यहाँ रिवोल्ट करते हैं। क्यों यहाँ पर करते हैं, बोलिए। वर्कर लोग यहाँ पर जो है ना रिवोल्ट करते हैं यूरोप कंट्री में, क्योंकि ऐसे होता है। यहाँ पर देखिए एक रिबेलियन होता है लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास वाज underway. Events of February 1848 in France had brought about the abdication of the monarch, had republic based on universal male suffrage has been। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आता है, यहाँ जो आता है फ्रांस में हम देखें, फ्रांस ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हो चुका है, और फ्रांस में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एडल्ट ने मेल फ्रेंचाइज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ क्या हो गया, कहाँ हो गया, ये फ्रांस में हो चुका है ना, फ्रांस में हो चुका है। लेकिन जर्मनी इतने बड़े कंट्री है, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, यहाँ पर ना कोई भी लोग यूनाइटेड नेशंस भी उस टाइम में नहीं बना था। ठीक है, क्योंकि जर्मनी में आप देखोगे तो पहले से नेपोलियन आया था और सबको एक इकट्ठा ही रूल करता था। इटली में देखोगे, इटली में तो 7 पार्ट्स वहाँ डिवाइड होता है। पोलैंड को रूल करता है रशिया। ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर भी ऐसा नहीं था, बहुत सारे एरिया था। तो ऐसे करके ना यहाँ पर आप देखोगे तो कोई भी यूनाइटेड नेशंस नहीं था, नेशन स्टेट नहीं बना था, यूनिफिकेशन नहीं हुआ था। तो इसको यूनिफिकेशन करने के लिए जर्मन की जो मिडिल क्लास थे, यहाँ पर आप देखेंगे जर्मन की मिडिल क्लास एक पॉलिटिकल एसोसिएशन खोलते हैं और बोलते हैं, देखिए ये वही वाला बात कर रहा है, बोलते हैं कि हम भी यहाँ पर एक असेंबली बनाएंगे फ्रैंकफर्ट में। सब यहाँ पर डिसाइड करते हैं, एक सिटी में जाते हैं फ्रैंकफर्ट, जर्मनी की फ्रैंकफर्ट एरिया में जाते हैं, वहाँ डिसाइड करते हैं और अब बोलते हैं कि हम जर्मन नेशनल असेंबली बनाएंगे और हम एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव करेंगे। वो कितने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, 831 लोग थे, और उस पार्लियामेंट के नाम दिए जैसे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ठीक है, देने के बाद, ठीक है, कहाँ पर ये किए थे, चर्च ऑफ सेंट पॉल में हैं, कन्वर्टेड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट रखा गया यहाँ पर। कहाँ पर, सेंट पॉल में, ये ध्यान में रखना। फ्रैंकफर्ट के सिटी में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट रखे थे, और कहाँ पर एक हाउस में किए थे, चर्च ऑफ सेंट पॉल में। ठीक है, तो इसको अपन देखिए, मिडिल क्लास जो है वो बस बोल दे कि हम करेंगे। करने के बाद किसके पास गए, वहाँ के जो राजा थे फ्रेडरिक विलियम IV के पास गए, प्रुसिया के जो राजा था, गए वहाँ पे। ठीक है, चलो गए, जाने के बाद उसको बोले कि भाई देखो हम यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं और आप सिर्फ आपको नहीं निकाल रहे हैं। राजा को बोल रहे हैं ये लोग, कौन, मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास, कि हम तुमको नहीं निकालने वाला नहीं है, लेकिन आप अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हमारे हिसाब से काम करेंगे या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेंगे, आपके हिसाब से काम नहीं करेंगे। तो ये चीज़ क्या बोले, कोई हाँ बोलेगा, काय को मैं यहाँ रहूँगा, क्या फ़ायदा, तो चलिए मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, रिजेक्ट कर देना, आप जैसा करना करिए, मैं नहीं करूँगा इसको। ये रिजेक्ट कर दिया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ये तो पहला कारण था। दूसरा कारण क्या था, यहाँ पर आप देखोगे ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था ना, ये पुअर लोगों को इंक्लूड ही नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मिडिल क्लास लोग थे भाई। वर्कर लोग यहाँ पर, वर्कर लोगों की कोई डिमांड नहीं था, डिमांड को रखते नहीं थे, सुनते नहीं थे पुअर लोगों की बात। तो ये वर्कर और पुअर लोगों ने क्या बोले, भाई तुम लोग तो बनाए हो, तुम करो,
हम नहीं देंगे इसको, हम जाएंगे नहीं, जाएंगे भी नहीं, ऐसे सोचे ये लोग। तो इसको फोर्सफुली, ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को ना फोर्सफुली रोकना पड़ा। और उसके साथ साथ और क्या चीज़ था यहाँ पर, देखिए यहाँ पर और एक इशू आ जाता है, जो वुमेन लोगों को पॉलिटिकल राइट की बात करते थे वो उसको तो मिला ही नहीं है, कब से नहीं मिल रहा है। तो ये लोग भी लिबरल मूवमेंट करने लगे, बहुत सारे वुमेन लोग जो इकट्ठा होकर पार्टिसिपेट करने लगे, वुमेन लोग जो यहाँ पर पॉलिटिकल एसोसिएशन खोलने लगे, फिर न्यूज़पेपर बनाने लगे हैं, और यहाँ पॉलिटिकल मीटिंग में ये लोग, डेमोन्स्ट्रेशन में ये लोग पार्टिसिपेट करने लगे, और ये रिवोल्ट में शामिल हुए। क्यों रिवोल्ट में शामिल हुए, देखिए उसके पहले आपको ये क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूँ यहाँ पर। देखिए, व्हाट वर द इफेक्ट ऑफ रिवोल्यूशनरी अपहेलिंग इन फ्रांस इन 1830। तो फ्रांस में 1830 में कैसे अपहेलिंग हुआ रिवोल्यूशन, ये आपको क्वेश्चन पूछता है, वो जो पहले हम पढ़े हैं। उसके बाद और एक क्वेश्चन क्या है, वाई वॉज द पीरियड ऑफ 1848 कंसिडर्ड एज फेज ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल इन यूरोप। मतलब क्यों ऐसा हुआ 1848 में लिबरल की रिवोल्यूशन क्यों हुआ, क्योंकि कंजर्वेटिज्म भी कुछ नहीं कर पाया था, वो नहीं कर पाया था, ऐसे आप लिखना है जो समझा दिया मैंने। हाँ, तो ये देखिए, ये यहाँ पर बात कर रहा है, यहाँ पर देखिए ये जो ऊपर कौन है, ऊपर है ये वुमेन लोग भाई। देखिए वुमेन लोगों को यहाँ बैठने को भी मतलब क्या है, अधिकार नहीं था, ये सिर्फ मैन थे। देखिए कितना मतलब डिस्क्रिमिनेशन, वही बात करता है। देखिए सेंट पॉल में ये हुआ था, वुमेन जो है वो ऊपर से देखते हैं सिर्फ, ठीक है। देखिए उसके बाद आता है जो कंजर्वेटिज्म फोर्स करते हैं, वो रेबल टू सप्लाई लिबरल मूवमेंट इन 1840 दे कुड नॉट रिस्टोर ओल्ड ऑर्डर। तो कंजर्वेटिज्म कर नहीं पाए उसके बाद, क्यों पहले तो कर लिए थे, उसके बाद लिबरल मूवमेंट के द्वारा जब हुआ ना, कंजर्वेटिज्म जो है वो ओल्ड ऑर्डर को वो रिप्लेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और मोनार्की जो है वो बिगिनिंग टू रियलाइज दैट साइकिल और रिवोल्यूशन और रिप्रेशन कुड ओनली बी एंडेड ग्रांटिंग ऑब्लिगेशन। तो ये बोलता है वहाँ के जो, देखिए यहाँ होता क्या है ना, ये चीज़ को आपको समझना है। देखिए ये बात करता है जो कंजर्वेटिज्म है, कंजर्वेटिव लोग हैं, वो पहले तो सरकार बनाए थे ट्रीटी ऑफ वियना के बाद, ठीक है बनाए थे, लेकिन उसके बाद फिर रिवोल्यूशन हुआ ना। तो रिवोल्यूशन होने के बाद 1848 में, 1850 में तो ये बनाए थे, 1830 तक तो फिर रिवोल्यूशन चला, 15 साल ये रूल किए। लेकिन यहाँ पर लिबरल मूवमेंट हुआ तो कंजर्वेटिज्म क्या किए, ये चलने लगे, हम नहीं कर पाएंगे बोले। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है, और ये कंजर्वेटिज्म बोलते हैं किसको, मोनार्की को, कि भाई चलो तुम लोग तो कुछ साथ दो, हमें लिबरल मूवमेंट को बंद करना है। तो मोनार्की भी मना कर देता है, हमारे पास भी कुछ हो नहीं रहा है, सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लिबरलिज्म सपोर्ट कर रहे हैं आइडियोलॉजी को। तो इसीलिए 1848 के बाद जो ऑटोक्रेटिक मोनार्की था सेंट्रल यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में, ये जो है वो क्या हुआ, चेंज हुआ, ठीक है। और हाँ, हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस इन वेस्टर्न यूरोप बिफोर 1815, ठीक है। ये बात कर रहा है कि 1815 के पहले वेस्टर्न यूरोप में ये चेंज तो हुआ था, ठीक है। 1848 में भी वही बात हो रहा है, ठीक है। जैसे कि देखिए सर्फडम, बॉन्डेड लेबर, ये चीज़ को एबोलिश कर दिया गया, मतलब सर्फडम समझ ना, कृतदास, ठीक है। इसको आपको समझना है। देखिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि वेस्टर्न यूरोप में, जैसे कि आप फ्रांस देखेंगे, आप देखेंगे ग्रेट ब्रिटेन, ये क्या है, ये उतना मतलब बात करेंगे तो वहाँ वो इंडिपेंडेंट हो चुका था वन टाइप ऑफ, फ्रांस तो हो चुका था ऑलरेडी, ठीक है, बेल्जियम भी हो चुका था। तो वेस्टर्न यूरोप में तो ऑलरेडी 1815 के पहले भी ये हो चुका था इंडिपेंडेंट, लेकिन सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसको देखकर, वेस्टर्न यूरोप को देखकर सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप भी सीखने लगे, और किसको बंद कर दिए, सर्फडम को, जो लेबर को फोर्स करके रखते थे हैं, इसको बंद कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया। एंड जो रशिया में हब्सबर्ग डोमिनेशन था ना, उसको भी बंद कर दिया गया। और हब्सबर्ग जो रूलर थे, हब्सबर्ग, ठीक है, रशिया में था ना, हब्सबर्ग डोमिनेशन था। तो हब्सबर्ग वाले जो रूलर थे वो वहाँ के हंगेरियन को क्या करते हैं, 1867 में इसको बोलते हैं ऑटोनॉमी दिया जाता है। तो आप जो करना है करिए, हम अब कुछ आप लोगों को डोमिनेट नहीं करेंगे। तो इस तरह करके ना यूरोप रिवॉल्यूशन ऐसे समाप्त होता है, ठीक है। और समाप्त होने के बाद कैसे समाप्त होता है,
तो इसको हम समझेंगे। ये देखिए, हम तो टोटली, तो मैंने कहा कि 1861 67 में सब लोग ये जो यहाँ पर रिवोल्यूशन जो है वो बंद कर देते हैं, क्योंकि सबको इंडिपेंडेंस मिल जाता है। तो कौन से कंट्री में कौन रिवोल्यूशन करता था? जर्मनी में आप देखेंगे, ठीक है, इटली में, ग्रेट ब्रिटेन में, कौन से कंट्री में कौन से रिवोल्यूशन हुआ था, ये हम समझेंगे। समझे कि नहीं बात को? ठीक। तो पहले जाते हैं हम जर्मनी यूनिफिकेशन को, ठीक है। तो जर्मनी यूनिफिकेशन आप समझे, जस्ट समझना है आपको, जो ये कुछ बात नहीं है। जर्मनी यूनिफिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो पर्सन है, वो उसका नाम आपको याद रखना है, वो है ऑटोमन बिस्मार्क, ठीक है। कौन थे? ऑटोमन बिस्मार्क, जो कि चीफ मिनिस्टर था कहाँ के? प्रूशिया के, क्योंकि जर्मनी का एक बड़े एम्पायर जो है ना, वो प्रूशिया था। यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये देखिए, ये टोटल जर्मनी का नक्शा है। तो ये जर्मनी का जो यहाँ पर नक्शा है, तो प्रूशिया ये डोमिनेंट कंट्री है, ठीक है, एम्पायर था। तो प्रूशिया का इसको बनाया गया क्या? चीफ मिनिस्टर। क्यों बनाया गया? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ से शुरुआत करते हैं। आफ्टर 1848 में जो नेशनलिज्म है यूरोप में, वो बदल के हैं मूव अवे इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवोल्यूशन। देखिए, डेमोक्रेसी बनाना, रिवोल्यूशन करना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाएगा, ये नहीं होने वाला है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो इसको क्या करना है? एक सेंटिमेंट पकड़ लो, वही वाला बात आ गया, जैसे कि हम रोमांटिसिज्म की बात कर रहे थे, ठीक है, कल्चर को, हाइम्स को, ये पकड़ लो। तो ऐसे किए थे। ऐसे करने के बाद इसे देखिए यहाँ क्या, दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द प्रोसेस बाय व्हिच जर्मनी एंड इटली, में इसके कारण जर्मनी और इटली यूनिफिकेशन हुआ था, यूनिफाई हुआ था, ठीक है। तो पहले हम जाएंगे किसमें? जर्मनी में, जर्मन लोग के पास, ठीक है। जर्मन जो है वो डिफरेंट रीजन में बैठा हुआ है, छोटे छोटे किंगडम में बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये लोग क्या किए, जर्मन लोग जो है वो कॉन्फ्रेंस इंटू नेशन स्टेट बनाने के बाद एक इलेक्टेड पार्लियामेंट बनाए थे, और यहाँ पर लिबरल इनिशिएटिव नेशन बिल्डिंग was the combined force of the monarchy and military supported by the large landowner of प्रूसिया। तो ये प्रूसिया में, ठीक है, बहुत सारे लार्ज लैंड ओनर्स आपका बात करेंगे, जो मोनार्की वाले हैं, मिलिट्री सपोर्टर थे। ये जो है ना, इसको इसको क्या, इन लोगों को, जो ये लोग मिलकर थे, ये लोग, ठीक है, इसको रिप्रेस कर दिया गया। अच्छा सॉरी, आपको थोड़ा सा, हाँ देखिए, ये बात कर रहा है कि ये जो इलेक्टेड पार्लियामेंट के द्वारा ये ट्राई किया था जर्मनी को यूनिफिकेशन करने के लिए, कन्फेडरेशन करने के लिए, नेशन स्टेट बनाने के लिए। ये कौन किया था? ये प्रूसिया का जो मिलिट्री था। यहाँ पर देखिए, अच्छी चीज़ समझिए, प्रूसिया का लार्ज लैंड ओनर्स थे, मिलिट्री थे और मोनार्की थे। ये लोग ट्राई किए थे। ये क्या बोले थे कि ये, क्योंकि प्रूसिया उस टाइम में मतलब एक स्ट्रॉन्ग किंगडम था, स्ट्रॉन्ग एक स्टेट था, स्टेट बोलेंगे या बड़ा रीजन बोलेंगे। तो वो क्या किया था, सबको इकट्ठा करके ये ट्राई किया था यूनिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। और प्रूसिया जो वो लीडरशिप था ये मूवमेंट करने के लिए। और ये प्रूसिया तो अकेला ऐसे तो नहीं कर पाएगा ना, तो उस प्रूसिया का चीफ मिनिस्टर बनाया गया ऑटोमन बिस्मार्क को। और ये क्या किया, एक गोले में 3 शिकार कर दिया, जैसे कि ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस में अटैक कर लिया इसने। तो समझेगी नहीं बात को? देखिए, बस इतना आप समझिए, जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, प्रूसिया ने किया था। प्रूसिया कैसे किया था? प्रूसिया जो है वो मिलिट्री में स्ट्रांग होके आपका हैं, और कहाँ पे, मोनार्की में स्ट्रांग होके, लार्ज लैंड ओनर्स जो जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है, वो सब मिलजुल के हैं, वो क्या बनाए, चीफ मिनिस्टर बनाए ऑटोमन बिस्मार्क को। और ये लोग जैसे कि ऑस्ट्रिया और डेनमार्क और फ्रांस को मिला के एक कंट्री बनाए। अभी अभी चेंज हुआ है, अब ये जिस टाइम में ये यूनिफिकेशन आ रहा है वही बात कर रहा है। फ्रांस तो अभी तो अलग है, ठीक है कि नहीं, ये आप ध्यान में रखना। फ्रांस जो अभी नहीं है, वो पहले से यहाँ पर मिला हुआ था कुछ पार्ट्स। तो ये जो है वो मिलाकर प्रूसियन विक्ट्री का ये सबसे इम्पोर्टेंट था, जो कि जर्मनी यूनिफिकेशन हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? यहाँ पर आपको ये लिखना है इम्पोर्टेंट चीज़, प्रूसिया का जो किंग था विलियम फर्स्ट, ठीक है, जो कि जर्मन एम्परर था। और ये कहाँ सेरेमनी रखे थे? वर्साइल में। देखिए, सिंपल सी बात आप याद रखिए, आप ज़्यादा हमें जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये उतना ही हमें कोर्स दिया है और ज़्यादा पूछता भी नहीं है। कि जर्मन यूनिफिकेशन में आपको याद रखना है ऑटोमन बिस्मार्क को, ठीक है।
और ऑटोमस बिस्मार्क का कौन था ना, चीफ मिनिस्टर था प्रूसिया का। प्रूसिया का चीफ मिनिस्टर क्यों था, क्योंकि प्रूसिया उस टाइम में स्ट्रांग था। प्रूसिया ने लीडरशिप लिया था कि हमें यूनाइटेड नेशन बनाना है। कैसे बनाना है, लार्ज लैंड ओनर जो थे मोनार्की का, मिलिट्री को सपोर्ट करके ये लोग बनाए थे, इतना समझना है, ठीक है। और ये क्या किया था, ऑटोमन बिस्मार्क ने अटैक कर लिया था ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस को, और वो क्या कर दिया था, उसको यूनाइटेड किया था, और सेरेमनी भी रखा गया था जीतने के बाद वर्साइल्स में। इतना समझना है। अभी तो वो जर्मनी चेंज हो गया, उसको आपको ध्यान में रखना नहीं है, बस इतना समझिए आप। ऑन द बैलेटरी कोल्ड मॉर्निंग 18 जनवरी 1871 an assembly comprised the princes of the German states, representative of the army, important Prussian minister, include the chief minister Otto Bismarck, gathering on हॉल ऑफ मिरर। तो ये क्या करते हैं, देखिए 1871 में हॉल ऑफ मिरर्स में एक हॉल है, कहाँ पर, वर्साइल्स के प्लेस में। वर्साइल याद करो, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स आप याद रख रहे हैं ना कि नहीं, याद आ रहा कि नहीं। तो वर्साइल में एक हॉल है, हॉल ऑफ मिरर। वहाँ काइजर विलियम फास्ट जो प्रूसिया का राजा है उसको जर्मन का एम्परर घोषित करते हैं, और चीफ मिनिस्टर घोषित करते हैं ऑटोमन बिस्मार्क को, ठीक है। ऐसे करके ये प्रोसेस से जर्मनी जो है वो एक डोमिनेंस प्रूसिया के साथ एक यूनाइटेड नेशन बनता है और स्ट्रांग होता है, ठीक है कि नहीं। द न्यू स्टेट प्लेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग करेंसी बैंकिंग, ये बनाया गया ऐसे करके, ठीक है। जैसे कि एक बात करें, मॉडर्नाइजिंग करेंसी बनाया गया, बैंकिंग बनाया गया, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम बनाया गया जर्मनी में, एंड प्रूसियंस मेजर प्रैक्टिस ऑफ, सब कुछ ये अपना खुद का बनाए ये लोग। समझ गए कि नहीं बात को, इतना आपको याद रखना है। यूनिफिकेशन होने के बाद ये लोग अपना खुद का सब किए, करेंसी बनाए, बैंकिंग ये सब लीगल बनाए। तो इसके आपको क्वेश्चन पूछता है, देखिए इसमें से रिलेटेड, ऑटोमन बिस्मार्क ने, आर्किटेक्ट बोला जाता है ऑटोमन बिस्मार्क को जर्मन का यूनिफिकेशन का। इसको यूनिफिकेशन मतलब एक्सप्लेन करिए, क्या लिखना है। ऑटोमन बिस्मार्क जो अटैक किया था, 3 स्टेट को अटैक किया था, उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर बनाया था, सॉरी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद अटैक किया था, अटैक करने के बाद वो हॉल ऑफ मिरर में उसको, ऐसे करके ये सब बताना जो जो बताया था, ठीक है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ये भी आपको क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये समझ के बात को, समझे कि नहीं, समझे कि नहीं बात कर ली, ठीक है। लाइक शेयर कर लीजिए प्लीज़, ठीक है, लाइक शेयर कीजिए। तापरे उसके बाद आता है इटली यूनिफाइड। इटली कैसे यूनिफिकेशन हुआ, इटली यूनिफिकेशन के बाद आप करेंगे तो 3-4 लोगों को याद रखना पड़ेगा। एक तो पहले किंग को याद रखना पड़ेगा, दूसरा जो है वो गसीब मजनी को याद रखना पड़ेगा, तीसरा जो है वो गसीब गरीबल्दी को याद रखना पड़ेगा, चौथा जो है वो काबोर को याद रखना पड़ेगा। इन चारों लोगों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो इटली जो है वो, यहाँ पर आपको नक्शा दिया जाता है, ये ध्यान में रखिए। इटली जो है वो, यहाँ पर ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा, ये जो चीज़ है यहाँ जो है, यहाँ सर्डिनिया पिडमंट एरिया बोला जाता है इसको। मिडिल में जो पोप रूल करता था, यहाँ पर कौन रूल करता था, पोप रूल करता था। यहाँ सर्डिनिया पिडमंट रूल करता था। यहाँ जो है ये कहाँ, यहाँ कैबोर का जगह है, कैबोर, ठीक है, जो कैबोर आएगा। और यहाँ पर जो है वो, यहाँ रूल कौन करता है, अरे स्पेन, कौन रूल करता है, स्पेन, ठीक है। तो इतने सारे डिवाइड हुआ था किंगडम। इसको यूनिफिकेशन क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए, हब्सबर्ग एम्पायर जो है वो नॉर्थ में था, ठीक है, सर्डिनिया पिडमंट में, ठीक है। और सर्डिनिया पिडमंट के जो लोग हैं वो इटाली का ये लोकल लोग हैं, ठीक है। और ये इटाली जो है वो 7 स्टेट्स में बटा हुआ था, ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है। ये हब्सबर्ग छोड़िए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्टेट एज वेल एज मल्टीनेशनल, हाँ हब्सबर्ग एम्पायर भी था, हब्सबर्ग एम्पायर भी था। हाँ, ये ऑस्ट्रेनिया हब्सबर्ग एम्पायर को कहाँ था, नॉर्थ के साइड में, जहाँ सर्डिनिया पिडमंट था, ठीक है। और सेंटर में पोप के द्वारा था, ये मैंने बताया था। सदर्न एरिया में कौन था, डोमिनेशन बाय द बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इटालियन लैंग्वेज जो है वो यहाँ वन कॉमन फॉर्म था, लेकिन उसके पहले बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज था, ठीक है। जब गसीब मजनी आते हैं, ठीक है, गसीब मजनी ने, आपको पहले भी पढ़े हैं, ये यंग इटली बनाया था। यंग इटली बना के वो एक सीक्रेट सोसाइटी बना के रिवोल्यूशन किया था 1831 से 1848 तक। किसके साथ, ये तो कहाँ का था, ये सर्डिनिया पिडमंट के अंडर था।
और सर्डिनिया पिडमंड का राजा कौन था? ये किंग विक्टोरिया इमोलियन सेकंड था। तो आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ा दे रहा हूँ स्पीड में, थोड़ा सा देखिए। सर्डिनिया पिडमंड जो है वो अपर में है, नॉर्दर्न एरिया में है, जहाँ पर ऑस्ट्रिया हंगरी हब्सबर्ग एम्पायर रूल कर रहा है। ऑस्ट्रेलियन हब्सबर्ग एम्पायर रूल कर रहा था। वहाँ राजा कौन था? किंग विक्टर इमानुएल सेकंड राजा था। और ये क्या किया था? गसीब मजनी को के हेल्प से इसको आज़ादी दिलाने के लिए कोशिश किया था, इटली को बनाने के लिए। लेकिन गसीब मजनी तो ट्राई करता था, लेकिन उस टाइम में क्या होता है, गसीब मजनी का डेथ हो जाता है। क्या होता है? डेथ हो जाता है। मरने के बाद किंग विक्टोरिया इमानुएल सेकेंड क्या करता है, जो चीफ मिनिस्टर है कैवर को रिक्वेस्ट करता है कि भाई ऐसा ऐसा बात है, चलो हमें यहाँ से आज़ादी दो। तो कैवर जो है वो ज़्यादा फ्रेंच लैंग्वेज जानता था, इटाली लैंग्वेज उतना नहीं जानता था, ठीक है, क्यों? और फ्रांस के साथ वो जो उसका फ्रेंडशिप था, ठीक है। और ये सर्डिनिया पिडमंड को आज़ादी दिला जाता है, कौन? कैवर। उसके बाद आता है, उसके साथ साथ और उनके ज्वाइन किसने किया था इटली को यूनिफिकेशन के लिए? गसीफ गरिबल्दी। तो कैवर और गसीफ गरिबल्दी ने ये दोनों मिलकर ना पहले साउथ में जाते हैं, ठीक है। देखिए सर्डिनिया पिडमंड में, ये आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको याद दिला दूँ, ये जो सर्डिनिया पिडमंड एरिया है इसको यहाँ पर कैवर था, तो कैवर गया और सर्डिनिया पिडमंड को फ्रांस के हेल्प से, यहाँ फ्रांस रहे, यहाँ पर फ्रांस है, तो फ्रांस के हेल्प से इसको आज़ादी दिला दिया। उसके बाद गसीब गरिबल्दी एंड काबोर जाते हैं सदन के एरिया में, सॉरी हाँ सदन के एरिया में, जहाँ की स्पेन था, तो इसको भी लड़के आज़ादी दिला देते हैं। तो यहाँ पर मिडिल में जो था पोप, ये अपने आप सरेंडर कर देता है, चलो भाई सब लोग तो सरेंडर कर देते हैं, हम सरेंडर कर देते हैं बोलता है, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पर जो है वो आज़ादी होता है। और 1861 में विक्टोरिया इमानुएल सेकेंड जो है वो एक किंग के तौर पर इसको इटाली का रखा जाता है, और इटाली का एक इटली का एक राजा बनाया जाता है। एंड हाउएवर मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन अमंग होम रेट्स इलिटरेट वर वेरी हाई। यहाँ पर ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो इलिटरेट थे, ठीक है, इसके बाद कुछ बात नहीं है, ठीक है। और ऑनवेयर लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी द पिजन मैसेस हु हैड सपोर्ट गरिबल्दी, मतलब गरिबल्दी को ज़्यादा सपोर्ट करते थे। जैसे कि यहाँ पर बात करें, बिलीव करते थे लाल तलिया वाज विक्टोरिया इमानुएल्स वाइफ, यहाँ पर था विक्टोरिया इमानुएल वाइफ का नाम था, जो क्या होता है, इटली हैड नेवर हार्ड ऑफ इटालिया, हाँ ओके। तो यहाँ नाम दिया गया है विक्टोर इमानुएल वाइफ का नाम दिया है ला थलिया, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा जो है वो इटाली भी यूनिफिकेशन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस पूछता है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली, हु वाज कैवर, एक्सप्लेन हिज कंट्रीब्यूशन ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो ऐसे आप समझा सकते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट हमें समझा दिया, जो इंपॉर्टेंट नहीं है क्यों समझाएं, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए, और दूसरा हमारा पार्ट आ जाता है हमारे द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन का यूनिफिकेशन कैसे होता है। यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, देखिए यहाँ पर लिखा गया है स्ट्रेंज क्यों बोला गया है, स्ट्रेंज क्यों बोला गया, स्ट्रेंज बोला गया क्योंकि ये ऐसा कोई वार नहीं किया था, ऐसा कुछ मतलब रिवोल्यूशन नहीं किया था, बिना रिवोल्यूशन करके ये आज़ादी हुआ था भाई, कैसे? देखिए यहाँ पर इन ब्रिटेन एक चीज़ आपको समझाना है, जस्ट आपको यहाँ पर है क्या, मैं देखता हूँ। अच्छा ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर विजुलाइज कर देता हूँ आपको। मान लीजिए ये क्या है, यहाँ पर आयरलैंड है, यहाँ पर आपका बात करेंगे तो आपका क्या रहता है हमारे हाँ यहाँ तो आयरलैंड रहता है, यहाँ पर आपका क्या रहता है रे, याद करिए थोड़ा सा, मैं भूल गया हूँ। यहाँ पर रहता है आपका स्कॉटलैंड, ठीक है स्कॉटलैंड। उसके बाद यहाँ रहता है आपका इंग्लैंड, यहाँ आपका वेल्स रहता है कि नहीं। तो यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है किसको हम क्या बोलते हैं, ये सबका इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए ये वेल्स वेल्स और आपका इंग्लैंड, वेल्स इंग्लैंड, और ये आपका कौन है, ये हमारे स्कॉटलैंड को मिलाकर, ठीक है। वेल्स, यहाँ पर वेल्स है, ये होगा इंग्लैंड, ये होगा स्कॉटलैंड, इसको मिलाकर इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। क्या बोला जाता है? ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। और यहाँ पर जब आयरलैंड मिल जाता है,
आइलैंड मिलने के बाद इसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, समझिए। सो इसको कैसे हम जानेंगे अभी। ठीक है, इसको हम जानेंगे। देखिए यहाँ पर आता है द मॉडल ऑफ द यूनिफिकेशन नेशन स्टेट सम स्कॉलर हैव आर्ग्यू इन ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रॉम द नेशन वाज नॉट द, सॉरी यहाँ पर ये हो गया है। अच्छा देखिए, तो ये जो है इथनिकल ग्रुप्स था। शटडाउन ऑफ हेलिंग रिवोल्यूशन, इट वाज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। देयर आर नो ब्रिटिश नेशन प्रियोर 18th सेंचुरी, ऐसा कुछ नेशन नहीं था, ब्रिटिश नाम का ऐसा कुछ नेशन नहीं था बोल रहा है, तो नहीं था तो नहीं था। तो यहाँ पर देखिए ये एक इथनिकल वेल्स आता है, जैसे कि इल्स बोलते हैं, इल्स ब्रिटिश का इल्स बोलते हैं, किस किस को मिलाकर, इंग्लिश को, वेल्स को, स्कॉट और इल्स को, इसको मिलाकर क्या बोलते हैं, वो इल्स बोलते हैं। ठीक है, इनका जो है कल्चर हैड ओन कल्चर हैड पॉलिटिकल ट्रेडिशन, अलग अलग इसका ओन है। बट लेकिन इंग्लिश नेशन का जो है वो ये वेल्थ इम्पोर्टेंस पावरफुल था, ये मतलब इंग्लिश नेशन, ये जो इंग्लिश नेशन था ये पावरफुल था और एबल टू एक्सटेंड द इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशन ऑफ द आइलैंड। तो अलग अलग आइलैंड को ये क्या करता था ना, ये इंग्लिश नेशन डोमिनेट करता था। तो इंग्लिश पार्लियामेंट व्हिच हैज सीज पावर फ्रॉम द मोनार्की 1688 एंड एंड ऑफ द प्रोटेस्टेंट। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है, जस्ट आपको बता दे रहा हूँ, जो नॉर्थ के इलाके में, इस नॉर्थ के इलाके में आपको याद रखना है। देखिए ये दो लोग रहते हैं यहाँ पर,